गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा साइंस में 7th क्लास में 3rd चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने एनिमल फाइबर को डिस्कस कर रहे थे अपन, और एनिमल फाइबर में अपन ने वुल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सिल्क। ओके, तो टुडेज आवर टॉपिक इज सिल्क। ओके, चलिए। तो अब सिल्क क्या है? तो देखिए, सिल्क भी एनिमल फाइबर होता है। एनिमल फाइबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये हमको एनिमल से मिलता है। अब याद रखिए, नेचर में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स को, एक होते हैं प्लांट गिविंग प्रोडक्ट और दूसरे होते हैं एनिमल गिविंग प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट जो हमको एनिमल से मिलते हैं वो एनिमल गिविंग प्रोडक्ट होते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे मटेरियल जो हमको प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट गिविंग प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से फाइबर्स भी हैं। फाइबर प्लांट गिविंग भी होते हैं नेचुरल फाइबर, और एनिमल गिविंग भी होते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एनिमल गिविंग फाइबर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने वुल कंप्लीट कर लिया था। आज हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिल्क क्या होता है, सिल्क कल्चर क्या होता है, सिल्क के लिए क्या क्या हमको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सिल्क की डिस्कवरी कब हुई, सोर्सेस ऑफ सिल्क क्या है, सिल्क की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कोकून क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, पेज नंबर 32। चलिए आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए और बुक में पेज नंबर 32 पर आ जाइए। पेज नंबर 32 में आप ये एक पर्पल बॉक्स देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला पर्पल बॉक्स दिख रहा होगा आपको ये। ठीक है, चलिए, तो इस पहले हम इसको रीड करते हैं। यू मस्ट नो, आपको ये जानना चाहिए, सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उन सारे फाइबर्स में सिल्क से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी फाइबर नहीं है। नन अदर देन सिल्क, कोई भी नहीं है सिल्क के अलावा। तो सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल नेचुरल फाइबर्स। इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन द स्टील फाइबर ऑफ द सेम थिकनेस। दूसरी चीज़, जो स्टील जो है, स्टील तो आप जानते हैं ये मेटल होती है स्टील। अगर हम स्टील का फाइबर बनाएं सेम थिकनेस का, जितना मोटा सिल्क फाइबर हो उतना ही मोटा अगर स्टील का फाइबर बनाएं, तो स्टील का जो फाइबर होगा वो टूट जाएगा, लेकिन सिल्क फाइबर नहीं टूटेगा। याद रखिए, रिमेंबर, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील। स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है ये। चाइना इज़ द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में चाइना से ज़्यादा सिल्क कोई भी दूसरी कंट्री नहीं प्रोड्यूस करती। अदर मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर जापान, इंडिया एंड इटली। तो देयर आर 4 मेजर कंट्रीज विच प्रोड्यूसिंग सिल्क। नंबर 1 चाइना, सेकेंड नंबर जापान, थर्ड नंबर इंडिया एंड फोर्थ इटली। ओके, चलिए, आपको पता होगा चाइना, जापान, इंडिया, ये तीनों कंट्रीज़ कहाँ पर आती है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, आप पता कीजिए। इन विच कॉन्टिनेंट चाइना, जापान एंड इंडिया लाइज। और इटली, एंड इटली कौन से कॉन्टिनेंट में, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, सर्च कीजिए बुक में, नेट पर नहीं, बुक में सर्च कीजिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चाइना, जापान और इंडिया ये एक सेम कॉन्टिनेंट में है और इटली अलग कॉन्टिनेंट में। ठीक है, लेकिन याद रखिए, पूरे वर्ल्ड में चाइना लीडिंग कंट्री है, उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे है जापान और थर्ड पोजीशन पे है इंडिया। इटली का नंबर 4th। चलिए, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मतलब सिल्क। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बट लाइट एंड सॉफ्ट क्लोथ हैविंग शिमरिंग अपीयरेंस। देखिए, सिल्क की तीन प्रॉपर्टी यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं। स्ट्रॉन्ग, सबसे पहले मजबूत होता है। फिर एक और प्रॉपर्टी है लाइट, और हल्का भी होता है। ठीक है, एंड सॉफ्ट, और बहुत सॉफ्ट होता है। हैविंग शिमरिंग अपीयरेंस, और काफ़ी शाइनिंग, अच्छा लगता है ना। गुड लुकिंग अपीयरेंस भी देता है ये, शाइनिंग अपीयरेंस भी देता है।
द सिल्क फाइबर और ऑल्सो एनिमल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म। तो सिल्क क्या है? एनिमल फाइबर है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दिया। जो भी फाइबर आपको कोई भी प्रोडक्ट हो जो एनिमल से मिल रहा है वो एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है ना, और मीट एनिमल प्रोडक्ट है, एग एनिमल प्रोडक्ट है। इसी तरह सिल्क ये भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो एनिमल में कौन सा प्रोडक्ट है? फाइबर, एनिमल फाइबर। किससे मिलता है? सिल्क मॉथ, और सिल्क मॉथ के किससे? ककून से। अब ये ककून क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। वैसे हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो न्यू वर्ड में हमने इसको पढ़ा था, व्हाट इज ककून। सिल्क मॉथ को हम सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं। तो याद रखिए, जब भी सिल्क मॉथ आए तो सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म सेम काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। तो फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ सिल्क मॉथ और सिल्क वॉर्म। द rearing of silk moth for obtaining silk is called सेरीकल्चर। सो अब एक न्यू वर्ड भी बन रहा है हमारा, व्हाट इज सेरीकल्चर, ठीक है। और डेफिनेशन भी आ सकती है। तो इसको आप मार्क कीजिए। कहाँ से मार्क करेंगे? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, याद रखिएगा। द रियरिंग, बल्कि रियरिंग से कीजिए, मतलब यहाँ से। द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ, रियरिंग मीन्स पालना, ठीक है। द रियरिंग ऑफ सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि इतना अच्छा और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल कैसे मिला, इंसानों को कैसे पता पड़ा। तो चलिए इसकी डिस्कवरी भी पढ़ लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना अकॉर्डिंग टू द लीजेंड इन अबाउट 3000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। 3000, आज से 5500 साल पहले, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल मान लीजिए। बिफोर 5000 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आज से इतने साल पहले, और बिफोर क्राइस्ट 3000 ईयर। द ब्राइड ऑफ चाइनीज एम्परर ह्यूनांग डी नेम जाई चोंग सी, ठीक है, ये एम्परर का नाम है, ठीक है। क्या है? चाइनीज एम्परर हुनांग डी नेम्ड, और क्या नाम है उनका? जी चोंग सी, ठीक है। ये पूरा नाम याद रखिए, चाइनीज एम्परर, ये मैंने अंडरलाइन किया, इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। ये चाइनीज एम्परर हुनांग डी नेम्ड शी चंग सी डेवलप्ड द फर्स्ट सिल्क रील। ओके, रील मीन्स पूरा वो जो पूरा बंच होता है ना, उसका रील। इट वॉज kept a closely grounded secret of hundreds of years, 100,000 सैकड़ों सालों तक, hundreds of years तक ये बहुत ग्राउंड सीक्रेट था, मतलब बहुत कीमती सीक्रेट था। किसी को पता ही नहीं था कि सिल्क बनता कैसे है। नॉलेज ऑफ द मेकिंग सिल्क रीच्ड इंडिया ओनली इन 300 AD। इंडिया में 300 AD में आई, आफ्टर क्राइस्ट 300 ईयर, बाय ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स। जो ट्रेडर्स थे, वो जो ट्रेवलर्स थे, उनके जरिए। सिल्क मॉथ वर ऑल्सो ट्रेडेड टू यूरोपियन कंट्रीज बट दे कुड नॉट सर्वाइव देयर ड्यू टू कोल्ड वेदर। हाउएवर इटली बिकम्स सिल्क सेंटर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इन यूरोप। अब देखिए, आपको इटली का तो पता ही पड़ गया, कौन से कॉन्टिनेंट में आती है इटली? यूरोपियन कंट्रीज में, मीन्स यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। ओके, इंडिया को कब पता पड़ा सिल्क के बारे में? 300 AD में। अगर आज से हम काउंट करें तो अभी कितना चल रहा है? 2020, तो आज से अप्रॉक्सीमेटली 1700 ईयर्स एगो पता पड़ा, ठीक है। किसके जरिए पता पड़ा? ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर्स, इनके जरिए पता पड़ा था। सोर्सेस ऑफ सिल्क। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ बॉम्बैक्स और बॉम्बिक्स मोरी। ये उस मॉथ का नाम है, बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है उस मॉथ का, जिससे अच्छी क्वालिटी का सिल्क मिलता है। क्या नाम है उसका? बॉम्बिक्स मोरी।
Its caterpillar feeds on the leaf of mulberry tree. This variety of silk moth is cultivated in China and mountainous region of northern India. Wild silk called tassar is obtained from silk moth that feed on oak trees. They grew widely in India and China. Munga silk is obtained from another wild variety of silk moth found in Brahmaputra Valley. ओके, अब ये सिल्क की आपको 3 वैरायटी पता पड़ी, कौन कौन सी? सबसे पहली है बॉम्बिक्स मोरी, सेकंड है सार और थर्ड है मुंगा सिल्क. ओके, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. द फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ टिनी एग्स ऑन द मलबरी लीव्स. जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो क्या करती है? वो मलबरी लीव्स पर हंड्रेड्स ऑफ टिनी एग्स, बहुत छोटे छोटे हंड्रेड्स थाउजेंड्स एग्स देती है. द लिफ दैट हैच द लार्वी दैट हैच आउट मीन्स कमिंग आउट फ्रॉम द एग, अंडे से बाहर आना, उसको हैच बोलते हैं. द हैच आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड कैटरपिलर्स. दे फीड ऑन मलबरी लीव्स विगोरसली. बहुत तेज़ी के साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं वो मलबरी लीव्स को. ठीक है, अच्छा एक काम कीजिए, पेज नंबर 33 पर आ जाइए. ये पेज नंबर 33. तो दे फीड ऑन मलबरी लीव्स विगोरसली एंड ग्रो इज साइज. ओके, देखो अगर आप ये इसका पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको यहाँ ये लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पर पूरा एक लाइफ साइकिल बना हुआ है डिटेल. ठीक है ना. अब देखिए इस लाइफ साइकिल में आप ये देख रहे हैं, ये सिल्क मॉथ है. ठीक है, कपलिंग ऑफ सिल्क मॉथ. ठीक है, और देन उसके बाद में फिर ये हैचिंग वॉर्म, यहाँ ये आपको कुछ वॉर्म दिख रहे हैं, ये हैचिंग. ठीक है, फिर ये यंग वॉर्म, यहाँ 2 ग्रीन कलर के दिख रहे हैं. ठीक है, फिर ये मल्टिंग ये दिख रहा है. ठीक है, फिर ये एडल्ट, ये बड़ा हो गया मॉथ. फिर ये अपने आप को एक वाइट कलर के केज में कवर्ड कर लेता है, उस केज को बोलते हैं हम ककून. तो ये इसने अपने आप को कवर्ड कर लिया. अब फाइबर जो मिलेगा वो हमको ये वाले स्टेज से मिलेगा. किससे? इस स्टेज से. ठीक है, अगर हमको आगे जाना हो, रेयरिंग करनी हो, तो कुछ के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर ये सेकंड यही स्टार्ट हो जाती है. और जिससे हम सिल्क बनाते हैं उसके लिए हम ये वाले स्टेज का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो याद रखिए. चलिए, तो क्या हो गया? ग्रो इज साइज. व्हेन अ कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर अ प्यूपल स्टेज, इट स्टॉप फीडिंग एंड ए सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट्स फाइबर अराउंड द प्यूपा. ओके, मीन्स एक प्यूपल स्टेज आती है. ये वाली जो एडल्ट स्टेज है ना, ये वाली, ये प्यूपल स्टेज है. जैसे ये प्यूपल स्टेज में आएगा तो ये क्या करेगा? खाना बंद कर देगा. फिर इसकी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा कहाँ होता है? माउथ में. तो जो माउथ ग्लैंड्स होती है वो इसके चारों तरफ एक केज फॉर्म करेगी, एक फाइबर बनाएगी, और वो स्टेज क्या कहलाती है? ये वाली ककून स्टेज. याद रखिएगा. ठीक है. So it stop feeding and its salivary gland secrete fiber around the pupa. The fiber is made up of a protein which harden on exposure to air and forms a cover around the pupa. This cover around the pupa is called cocoon. It is ball shaped and formed of silk fiber. अब ये जो प्यूपा होता है, ककून होता है, इसी ककून से बनता है सिल्क फाइबर. Further development of silk moth continues inside the cocoon. At the end of the pupal stage, moth cuts the silk fiber
एंड सिल्क फाइबर ऑफ द ककून एंड द यंग मॉथ फ्लाइज आउट। अगर उसको ऐसे ही रहने दें तो ये क्या करता है, सिल्क मॉथ इस ककून को कट कर देता है और यहाँ से फिर उड़ जाता है। बाद में फिर ये कपलिंग स्टेज आएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमको अगर सिल्क प्रोडक्शन करना है तो हम इसको हैच आउट होने से, इसको कटिंग होने से पहले ही हम क्या करेंगे, सिल्क को प्रोड्यूस करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए, फ्रॉम ककून टू सिल्क। चलिए, ये आप देख रहे हैं ना सिल्क ककून, ये ककून है। ठीक है, ये हैच्ड ककून है, यहाँ से सिल्क मॉथ निकल गया है, ये वाला इसमें से सिल्क मॉथ निकल गया है तो ये कट गया है, ये कंप्लीट है, पूरा है। ठीक है, चलिए, फ्रॉम ककून टू सिल्क मतलब अब देखते हैं ककून से सिल्क कैसे बनता है। चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये वाली स्टेप्स आती हैं सिल्क प्रोडक्शन करने में। पहली क्या है, नंबर 1, द एग्स ऑफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड on strips of cloth and paper and are sold to silkworm farmers। पेपर और क्लोथ स्ट्रिप में जो इसके एग्स होते हैं वो फार्मर्स को सोल्ड कर दिए जाते हैं। द एग्स आर reared in hygienic conditions at suitable temperature and humidity till the larvae come out। अब एग को हाइजीन मतलब साफ़ सुथरी जगह रखते हैं ताकि उनमें से लार्वा बाहर आ जाएं। द सिल्क मॉथ larvae are then fed on mulberry leaves under controlled condition। फिर कंट्रोल कंडीशन में मलबरी पेड़ लगे होते हैं, मलबरी प्लांट्स, उनके ऊपर इनको छोड़ देते हैं, वो उसकी लीव्स खाते रहते हैं। Fully grown cocoon are stored out according to their color, size, shape and texture। फिर ककून को कितनी कंडीशन में, कितने पॉइंट्स पर, कलर्स के बेस पे अलग करते हैं, साइज़ के बेस पे अलग करते हैं। बड़े वाले ककून साइज़ वाले ककून अलग और छोटे वाले साइज़ वाले अलग। फिर शेप, कोई राउंड शेप होता है, कोई बॉल शेप होता है, कोई कोनिकल होता है, शेप के अकॉर्डिंग अलग और टेक्सचर के अकॉर्डिंग अलग। द स्टोर्ड ककून आर इमर्ज्ड in boiled water and exposed to steam। अब ये जो ककून होते हैं इनको गर्म खौलते हुए उबलते हुए पानी में डाल देते हैं। The silk this kills the pupae inside the cocoon। जैसे उनको गर्म और खौलते हुए पानी में डालते हैं तो उसमें जो इंसेक्ट होता है, जो मॉथ होता है, वो मर जाता है। The cocoon are then put through a series of hot and cold immersions। This makes the sericin और silk gum soft। बार बार क्या करते हैं, इस ककून को गर्म और ठंडे पानी में बार बार डिप करते हैं। इससे क्या होता है, ये सब्सटेंस सेरिसिन और सिल्क गम ये नर्म पड़ जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। द सेरिसिन इज गमी सब्सटेंसेज दैट होल्ड द टू स्ट्रैंड ऑफ फैब्रियन ऑफ अ सिल्क फाइबर टुगेदर। द प्रोसेस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ सेरिसिन। ठीक है, चलिए अब कहाँ आना है आपको, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। The next step is the process of unwinding silk filaments from the cocoon। अब क्या करते हैं कि जो ककून होता है, ककून में थ्रेड का एंड पता कर लेते हैं, कोई ना कोई एंड तो होगा, फिर उससे अनवाइंडिंग करते हैं, मीन्स उसको खोलते हैं ककून को। ठीक है, ये वाली प्रोसेस होती है। द नेक्स्ट स्टेप
is the process of unwinding silk filament from the cocoon. This is called reeling the filament. 3 to 10 filaments of cocoon are usually reeled together to produce the filament of raw silk of desired thickness. एक साथ कितने फाइबर यूज़ करते हैं? मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10, इससे एक थिकनेस बनती है। अब देखिए यहाँ आप ये वाले फिगर को देखिए, इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं? इस फिगर में आपको दिख रहा है कितने कोकून है? 1 2 3 4 5 6 कोकून है और इन सब की रीलिंग अनवाइंडिंग स्टार्ट की, सबको एक साथ करके ये यहाँ ये रीलिंग और ये यहाँ पर ये रीलिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ से ये खुल रहा है और यहाँ इसको बाउंड अराउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे एक प्रॉपर थिकनेस का क्या मिलता है हमको? एक थ्रेड मिलता है। ठीक है, चलिए तो द नेक्स्ट स्टेप इज द process of unwinding silk filament from the cocoon. This is called reeling the filament. 3 to 10 filament of cocoon are usually reeled together to produce the filament of raw silk of desired thickness. Silk fiber are spun into silk thread. फिर सिल्क फाइबर से क्या बना लेते हैं? सिल्क थ्रेड, which are used by the weavers to weave the silk cloth. और सिल्क फाइबर का यूज़ कौन करता है? थ्रेड का यूज़ वीवर्स करते हैं जो उससे कपड़े बनाते हैं। फिर क्या आता है हमारा? ऑक्यूपेशन हैज़ार्ड। हमने वुल इंडस्ट्री में भी देखा था ऑक्यूपेशन हैज़ार्ड। वहाँ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या था? एंथ्रैक्स। ठीक है, और सिल्क इंडस्ट्री का भी कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है। क्या है? नंबर 1, वर्कर ऑफ सेरिकल्चर इंडस्ट्री गेट अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ वेपर्स अराइजिंग फ्रॉम cocoons व्हेन बीइंग स्टीम्ड, बॉइल्ड एंड रील्ड। समझे? जब भी ककून को स्टीम किया जाता है, मीन्स पानी में उबाला जाता है और उसको बॉयल किया जाता है और रील किया जाता है, तो ककून से जो वेपर्स निकलती हैं वो वर्कर्स उसको इनहेल कर लेते हैं। इससे 3 डिजीज़ हो जाती हैं। नंबर 1 अस्थमा, नंबर 2 ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ठीक है, 2 डिजीज़, सॉरी 3 नहीं 2, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। थर्ड क्या है? सॉरी सेकंड क्या है? वर्कर्स डेवलप इन्फेक्शियस स्किन डिजीज ड्यू टू डिपिंग ऑफ हैंड इन बॉइलिंग वाटर ड्यूरिंग किलिंग द प्यूपा और प्यूपी। क्या होता है? जब प्यूपी को गर्म के पानी में डालते हैं तो उसमें हैंड भी डिप करते हैं, तो इससे क्या होता है? जो सेरीन होता है ना, सिल्क ग्लू, सेरिसिन, उसके कांटेक्ट में हैंड आते हैं बार बार, तो उससे स्किन डिजीज़ हो जाती हैं। थर्ड क्या है? सीवियर हेडेक, फीवर एंड पेन इन नेक एंड लो बैक आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द वर्कर ऑफ सिल्क इंडस्ट्रीज। कहाँ पर पेन होता है? सीवियर हेडेक, फीवर, पेन इन नेक एंड लो बैक। ठीक है, कमर में दर्द होता है और नेक में, गर्दन में फीवर आता है और हेडेक तो बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट हैज़ार्ड क्या है? लेग डिफॉर्मिटी एंड बो लेगर्डनेस आर ऑल्सो फाउंड इन सम वर्कर। ठीक है, तो ये कुछ हैज़ार्ड होते हैं, परेशानियां हैं, ये रिस्क है जो इस इंडस्ट्री से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आज ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, इसकी रीडिंग फिनिश हो गई। अब आपके पास जो PDF आएगा वो 2nd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का होगा और 3rd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का होगा। ठीक है, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले
सेकंड चैप्टर का आपके पास क्वेश्चन आंसर वाला PDF आएगा, उसमें से आप सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा और अपनी कॉपी बना के रखिए। कॉपी कभी भी चेक हो सकती है आपकी, जब भी चेक होगी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको PDF में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिख कर और उस क्वेश्चन को टाइप करके ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, ओनली ग्रुप में, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, किसी को भी कॉल नहीं करना है किसी भी टीचर्स के सेल नंबर पर, ठीक है। आप अपने ग्रुप में पूछिए। अगर मान लीजिए ग्रुप में आपके मैसेज सेंड नहीं हो रहे हैं तो प्रिंसिपल मैम को जो स्कूल का नंबर है उस स्कूल के नंबर पे आप कॉल कीजिए, उसके बाद में फिर आपको परमिट मिल जाएगा, आप फिर ग्रुप में भी मैसेज कर पाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप PDF में नहीं समझ पा रहे हैं क्या लिखना है, या कोई फिलअप 2 फिलअप थे उसमें से एक का आंसर है एक का आंसर नहीं, या कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर लिखिए। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर मेंशन करना है, फिर जो मेन क्वेश्चन है ABCDE उसको लिखना है, फिर इसी तरह उसमें से A का कौन सा या B का 3rd या E का 3, इस तरह से आपको मेंशन करना है, वो क्वेश्चन भी लिख देना है, ठीक है। इस तरह आप पूछेंगे तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी आपको पहले प्रिंसिपल मैम से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में ही आप मैसेजेस करेंगे ग्रुप में, ठीक है। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट PDF आएगा आपके पास सेकंड चैप्टर का आएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।